नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह सेंगर त्रिवेणी कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर स्तर पर चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स हैं। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन निकल चुका है, एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, कुछ ही समय में एमपीपीएससी का भी आने वाला है और वनडे एग्जाम्स की भी लाइन लगी हुई है। हर एग्जाम में जनरल स्टडीज एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर व्यक्ति को जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसको जनरल स्टडीज के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे उसके कवर होना चाहिए। दोस्तों, मेरी एक कोशिश रहेगी कि आपको उसी जीएस में अभी एक सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और उस सब्जेक्ट की एक सीरीज कंटिन्यू लेकर आऊंगा जिसमें आपको पूरा इंडियन पॉलिटी समझाया जाएगा विथ कॉन्सेप्ट्स। साथ ही साथ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चलेंगे। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो जो आए होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपके सामने होंगे और प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट कहलाएंगे कि हो सकता है वो टेस्ट में आपके एग्जाम में काम आए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक लिमिटेड टाइम में आपको सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव भी पूरे करवाए जाएं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने अब सब्जेक्ट को स्टार्ट करता हूं। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। जनरली आप इस सब्जेक्ट को संविधान के नाम से भी जानते होंगे और हर व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है उसे पता है कि राज्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, छोटा भी है और कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके इसमें कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए तो ये मान के चलना इसमें क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सीरीज शुरू से लेकर अगर आखिरी तक रहेंगे तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपको 90% क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। बहुत रेयर कंडीशन होगी जो आपसे क्वेश्चन ना बने। तो थोड़ा सा ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस हाँ इतना उम्मीद जरूर कहूंगा कि एक बार आप इस वीडियो लेक्चर की सीरीज से आप कंटिन्यू जुड़ें और आप एक बार समय निकाल के 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, आप उसको जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो राज व्यवस्था है ये है क्या? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका थोड़ा हमें बैकग्राउंड समझना होता है कि आखिर ये जो शब्द है या ये जो सब्जेक्ट डेवलप हुआ है वो आखिर कैसे हुआ है। तो शुरुआत करें जैसे राज व्यवस्था से। तो आप सबको जानकारी है राज व्यवस्था अर्थात राज्य की व्यवस्था, वो तो नाम से ही स्पष्ट है। और इस राज्य व्यवस्था में ये जो राज्य शब्द को बताया गया है तो सबसे बेसिक यूनिट, बेसिक टर्मिनोलॉजी यही है कि आखिर राज्य का मतलब क्या है। पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट किसे कहते हैं, इंग्लिश में स्टेट यही है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जिस स्टेट को जानते हैं वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। हमारे लिए स्टेट का मतलब यही है। पर पॉलिटिकल साइंस में ये स्टेट नहीं कहलाता। फिर स्टेट क्या है? स्टेट जनरली किसी भी समाज की एक राजनीतिक संरचना कहलाती है। आप कोई भी सोसाइटी उठा के देख लीजिए, दुनिया में जितने समाज हैं हर एक समाज की अपनी एक राजनीतिक संरचना होती है जो शुरू से होती चली आई है। जब से मानव सभ्यता की स्टार्टिंग हुई है तब से हर मानव सभ्यता में एक ना एक राजनीतिक संरचना होती है। राजनीतिक संरचना से तात्पर्य क्या है? तो राजनीतिक संरचना से तात्पर्य संसद से है, अर्थात जो कानून बनाते हैं। राजनीतिक संरचना से तात्पर्य सरकार से है। राजनीतिक संरचना से तात्पर्य नौकरशाही से है, ब्यूरोक्रेसी। ये सारे लोग राजनीतिक संरचना का हिस्सा है और इन्हीं सभी लोगों की जो स्ट्रक्चर है वही हमारे समाज का या एक समाज की ये सारे जो अंग हैं वो सब अपने आप में राज्य कहलाते हैं। अर्थात राज्य एक समाज की राजनीतिक संरचना है जिस जो जनरली सरकार से, विधायिका अर्थात संसद से, नौकरशाही, इन सब से मिलकर बनती है।
राज्य व्यवस्था में सबसे पहले जरूरी है राज्य को समझना। और राज्य क्या है? राज्य से तात्पर्य ये है। तो एक राज्य को बनाने में कुछ तत्व हैं जिनसे मिलकर राज्य का गठन होता है। अगर उन तत्वों में से किसी एक तत्व की भी अनुपस्थिति हुई तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। तो अब राज्य के तत्व क्या हैं? तो जो राज्य के तत्व हैं वो चार हैं। एक, भूभाग। दूसरा, जनसंख्या। तीसरा, सरकार। और चौथा, संप्रभुता। ये एक राज्य के चार अनिवार्य रूप से तत्व हैं। तत्व समझना, तत्व वो है जिससे मिलकर किसी चीज का निर्माण हो। और ये जो तत्व हैं ये किसका निर्माण कर रहे हैं? तो ये निर्माण कर रहे हैं किसका? राज्य का। एक राज्य के होने की अनिवार्य शर्त है कि उस राज्य के अंतर्गत ये चार चीजें होना चाहिए। भूभाग मीन्स ज्योग्राफिकल एरिया, एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया हो। दूसरा, उस भूभाग में, उस क्षेत्र में कौन हो? लोग हो, लोगों का समूह हो। और उन लोगों को शासित करने के लिए वहां पर एक सरकार होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि यह सरकार लोकशाही है या राजशाही है, यहां पर तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है या एक तंत्र चल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना। वहां पर सरकार का होना जरूरी है जो सरकार अपने यहां की जनसंख्या को रेगुलेट करे, जो अपने यहां की जनसंख्या को शासित करे, तो सरकार हो। और वह सरकार मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो? संप्रभु हो। संप्रभु का मीन्स सोवरेन, सोवरेंटी होना चाहिए, सोवरेन गवर्नमेंट हो। अब ये सोवरेन गवर्नमेंट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सोवरेन गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी सरकार जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट हो। ऐसी सरकार जो अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामलों में, दोनों मामलों में पूर्णतः फ्री हो, पूर्णतः इंडिपेंडेंट हो। तब कहा जाएगा कि वो जो सरकार है वह संप्रभु सरकार है। जैसे 1947 के पहले क्या भारत एक राज्य था? तो 15 अगस्त 1947 के पहले क्या हम कहेंगे कि भारत एक राज्य है? तो देखो आप, इंटरनल मैटर जैसे क्या? इंटरनल मैटर जैसे भारत के संदर्भ में या किसी भी देश के संदर्भ में समझा जाए तो इंटरनल मैटर से तात्पर्य पुलिस से है, इंटरनल मैटर से तात्पर्य शिक्षा से है, किसी भी देश के आंतरिक मामले से तात्पर्य स्वास्थ्य से है। ये सारे हमारे देश के क्या हैं? आंतरिक मामले। बाह्य मामले क्या है? तो बाह्य मामले से मतलब है सेना, डिफेंस। किसी भी देश की जो सेना है वो बाह्य मामलों से जुड़ी होती है, अर्थात सेना का उद्देश्य है देश की सीमाओं की रक्षा करना। और वहीं पुलिस का कर्तव्य है आंतरिक क्षेत्र में, देश के आंतरिक हिस्से में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इंटरनल सब्जेक्ट का हिस्सा है पुलिस, और जबकि एक्सटर्नल सब्जेक्ट का हिस्सा है डिफेंस, सेना, बाह्य मामलों से संबंधित है। दूसरा, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन, ये एक्सटर्नल मैटर का हिस्सा है। विदेशी मामले, एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं वो हमारे एक्सटर्नल मैटर है। तो ये जो मामले हैं ये बाह्य मामले हैं। तो हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 के पहले था, क्या हम दोनों मामलों में फ्री थे? तो जवाब है साहब कि हम इंटरनल मैटर तो फिर भी इंडिपेंडेंट थे कुछ मामलों में। 1935 के बाद हमारे यहाँ पर सरकार का गठन हुआ जिसमें सरकार अपने खुद से निर्णय ले रही थी, बट बाह्य मामलों में हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि इन मामलों पर जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। और इसलिए कहा जाता है कि 1947 के पहले भारत एक राज्य न होकर औपनिवेशिक राज्य कहलाता है। औपनिवेशिक राज्य का मतलब है कॉलोनियल स्टेट, अर्थात भारत ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी के रूप में था। हम स्टेट नहीं थे, कॉलोनियल स्टेट थे। जैसे आज की डेट में बात करें तिब्बत की,
तिब्बत में भूभाग है, बिल्कुल है, तिब्बत का अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया है। उस तिब्बत में जनसंख्या भी है, वो भी सही है। वहां सरकार बौद्ध धर्म अर्थात दलाई लामा के नेतृत्व में वहां पर सरकार संचालित है, हालांकि वहां दलाई लामा नहीं है। और संप्रभुता क्या है, तो जवाब है नहीं है, क्योंकि उस तिब्बत में जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वहां के, वो चाइना गवर्नमेंट के हाथ में है। इवन कहा तो ये भी जाता है कि वहां की जो सरकार है वो भी वहां नहीं है, मतलब तिब्बत में जो वहां की सरकार है वो अपने ही देश से शासित नहीं हो रही है, वो भारत से संचालित है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि तिब्बत स्टेट नहीं कहलाता। सार रूप में अगर समझें तो राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य जनरली किसी भी देश को परिभाषित करता है। राज्य जो है वो देश के लिए डिनोट होता है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जो टेरिटरी है वो हम लोग उनको प्रोविंसेस या प्रांत के रूप में समझते हैं, पर आम बोलचाल में हमारे लिए वो राज्य हैं और भारत एक देश है। और पॉलिटिकल साइंस में भारत को स्टेट कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश कम राज्य जाता है, जैसे यूएस स्टेट है ना, कनाडा स्टेट, ये राज्य हैं जो, और राज्य होने की शर्त क्या है, इन 4 शर्तों का होना आवश्यक है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है या कौन सा तत्व नहीं होना चाहिए, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको पहचानना है। तो 4 ऑप्शन बहुत सिंपल से हैं। भूभाग हो, भूभाग के बाद उस भूभाग में रहने वाली जनसंख्या हो, जनसंख्या को शासित करने के लिए वहां पर एक सरकार होना चाहिए, और वह सरकार एक सोवरन गवर्नमेंट हो, संप्रभु निकाय हो। और संप्रभुता से तात्पर्य है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में इंडिपेंडेंट हो, वो संप्रभु कहलाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरी चीज, क्या ये राज्य शुरू से आया है? जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, क्या तब राज्य था? तो राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके संबंध में अलग अलग सिद्धांत हैं, है ना। जैसे कौटिल्य का अपना एक सिद्धांत है जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दिया है। बाद में कई सारे लोग आए हैं, उन्होंने अलग दिया है। जैसे कौटिल्य ने कहा है कि एक सामाजिक समझौता के तहत राज्य की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग मानते थे कि राज्य एक दैवीय शक्ति का परिणाम है। तो एक अलग अलग थ्योरी है, हमें उस पर नहीं जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या होती हैं? एक राज्य अगर चलाना है, एक सरकार अगर अपने लिए व्यवस्थित रूप से काम करना चाहती है, तो ये जो लोगों का समूह है, ये जो समाज है, ये आखिर कैसे चलेगा? तो हर एक राज्य के सामने कुछ शासन को चलाने के लिए कुछ चुनौतियां होती हैं। जैसे सबसे पहली चुनौती क्या है, हमारे यहाँ जो लोगों का जो समूह है, ये जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को शासित करने के लिए आखिर कानून या नियम कौन बनाएगा? पहली चीज, किसके द्वारा बनाया जाए? दूसरा, अगर कानून बना भी दिए तो कानूनों का क्रियान्वयन कौन करे, एग्जीक्यूशन किसके द्वारा करवाया जाए? और तीसरी चुनौती जो होती है वो है न्याय निर्णय की। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है तो फिर न्याय किसके द्वारा दिलाया जाए? एक शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने में ये महत्वपूर्ण 3 कार्य होते हैं जो करना होते हैं, और इन्हीं तीनों समस्याओं का समाधान जिस संस्थाओं के द्वारा किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं शासन के अंग। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस। एक शासन को संचालित करने के लिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिन चुनौतियों का, ये जो चुनौतियां हैं जिनका समाधान जिसके द्वारा किया जाए, वही हमारे क्या हैं, अंग कहलाते हैं, ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट करने के लिए
कुछ हर एक अंग का अपना एक महत्वपूर्ण काम है, वैसे ही सरकार को चलाने के लिए भी अपना एक महत्वपूर्ण काम है। और वो शासन के जो अंग हैं वो कितने कहलाते हैं? तो वो है साहब 3 अंग, 3 चुनौतियां, और तीनों चुनौतियों का समाधान जिसके द्वारा हो वो शासन के अंग। जैसे कानून बनाने की चुनौती, कानून कौन बनाए? तो उसे क्या बोलते हैं? कानून बनाने वाली जो संस्था है वो क्या कहलाती है? विधायिका। कानूनों का क्रियान्वयन कौन करे? तो उस संस्था को नाम दिया गया कार्यपालिका। और न्याय देने वाली जो संस्था कहलाएगी वो कहलाएगी न्यायपालिका। ये 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो विधायिका है इसी को नाम दिया जाता है लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका मींस जुडिशरी। 3 संस्थाएं, और तीनों संस्थाओं का अपना एक कार्य है। और यही तीनों संस्थाएं आज एक राज्य की पिलर्स होते हैं, जिस पर पूरा राज्य टिका होता है। पूरी शासन व्यवस्था इन्हीं तीनों संस्थाओं के द्वारा व्यवस्थित रूप से चलाई जाती है। जैसे एक बिल्डिंग को सहारा देने के लिए स्तंभों की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही एक सरकार को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए अपने उनके भी पिलर्स हैं। सोचो अगर एक पिलर भी कमजोर हो गया तो जो राज्य का जो स्ट्रक्चर है वो ढह जाता है। आज की डेट में दुनिया के हर एक देश में लगभग लगभग लोकशाही है, और लोकशाही का, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का एक 4th पिलर भी माना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, सॉरी मीडिया, जो डेमोक्रेसी का एक 4th पिलर होता है, चौथा स्तंभ माना जाता है। और माना जाता है कि मीडिया सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है लोकतंत्र को बचाए रखने में। और वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया अपना कार्य करना भूल चुका है, और आज की डेट में ये गोदी मीडिया के रूप में कार्य कर रहा है। बहरहाल उस पर हम काम नहीं करते, अभी उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। मीडिया भी पॉलिटी का हिस्सा है जिसको बाद में पढ़ना होता है। अभी हम इन 3 अंगों की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण विधायिका, नाम से स्पष्ट है, विधि बनाने वाली संस्था विधायिका कहलाती है। विधि अर्थात कानून, जो कानूनों का निर्माण करे, जो विधि का निर्माण करे उसे विधायिका कहते हैं। पहला समस्या क्या थी? कानूनों को बनाने की। तो कानून कौन बनाए? तो नाम दिया गया कि कानून बनाने वाली संस्था विधायिका कहलाएगी। दुनिया के लगभग शुरुआती जो देश थे, हर एक देश में ज्यादातर जो व्यवस्थाएं थी वो राजतंत्र था, और राजतंत्रात्मक देशों में कानून बनाने का जो कार्य था सामान्यतः एक ही व्यक्ति करता था, वो था वहां का राजा। राजा के द्वारा कानूनों को बनाया जाता था, राजा के द्वारा ही उन कानूनों का क्रियान्वयन करवाया जाता था, और राजा ही जनरली न्याय देने का काम करता था। तीनों के तीनों अंग एक व्यक्ति में निहित थे, या तीनों काम जनरली एक ही व्यक्ति कर रहा था। वो अलग बात है कि अलग अलग फिर राजतंत्रों में सलाह देने के लिए फिर अलग अलग लोगों की भर्तियां हुई, क्योंकि जब काम ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने काम को फिर हम डेलीगेट कर देते हैं अपने अधीनस्थों में। सलाह देने के लिए फिर मिनिस्टर्स भी बनाए गए, मंत्री परिषद भी रही। जैसे शिवाजी महाराज, मराठाओं को पढ़ोगे तो अष्टप्रधान हुआ करते थे, अकबर के भी नौरत्न हुआ करते थे, इतिहास का वो हिस्सा है। तो विधायिका राजतंत्र में क्या था? राजा के हाथ में था। जब धर्मतंत्र आया तब उस समय विधायिका का स्थान ले लिया धार्मिक पुस्तकों ने, जैसे बाइबल, कुरान, जहां पर वो धार्मिक पुस्तकें, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो परिभाषित कर रहे हैं कि आखिर हमारे समाज के कानून क्या होंगे। और जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो लोकतंत्र की स्थापना के बाद अब विधायिका काम किसके हाथ में आ गया? तो साहब वो काम आ गया है जनता के हाथ में। लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन। तो अब कानून बनाने का काम जनता के हाथ में होना चाहिए। तो जनता कैसे कानून बनाए? तो अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं।
कुछ देशों में व्यवस्थाएं हैं जहां जनता स्वयं कानून बनाती है, और कुछ देशों में व्यवस्था है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। जहां जनता स्वयं कानून बना रही है वो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं तो वहां उसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर से रिपीट करूं, जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ तो सारी की सारी बागडोर जनता के हाथ में सौंपी गई। जनता ही सर्वोपरि है, और जनता जब सर्वोपरि है तो सीधी सी बात है, विधायिका का काम, विधि निर्माण का काम अब कोई और नहीं करेगा, अर्थात एक व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि देश की जनता के द्वारा किया जाएगा। तो जब जनता स्वयं कानून बनाएगी, जिन जिन देशों में जनता कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी करे, सहभागिता करे, तो उस देश को बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहां जनता खुद कानून न बनाकर बल्कि अपने कुछ चुने हुए लोगों के माध्यम से जब उस देश में कानून का निर्माण करवाया जाता है, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये कहां है? जैसे माना जाता है कि ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में कुछ देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। कैसे? जब कभी भी स्विट्जरलैंड में कानून बनता है तो वहां की संसद में जब कोई प्रस्ताव कानून बनाने के लिए लाया जाता है तो पार्लियामेंट से वह तब तक पास नहीं माना जाता जब तक उस कानून को जनता की सहमति न मिल जाए। अर्थात विधायिका से संसद से विधेयक पास होने के बाद उसको अनुमति के लिए भेजा जाता है जनता के पास, और वो तरीका क्या है? उसको बोलते हैं प्लेबिसाइड, अर्थात जनमत संग्रह। जनता से वोटिंग करवाई जाती है, ऑनलाइन वोटिंग। और जब उस देश की जनता जब उस कानूनी की बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी करती है तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इवन ये तक प्रावधान है स्विट्जरलैंड में कि अगर कोई ऐसा विधेयक जनता बनाना चाहती है या कोई ऐसा महत्वपूर्ण कानून बनाना है और संसद बना नहीं रही, एक महत्वपूर्ण विधेयक, एक प्रस्ताव जिस पर कानून बनना चाहिए और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, और जनता को ऐसा लगता है कि ये कानून बनना चाहिए, तो ये प्रावधान है स्विट्जरलैंड में कि जनता वहां पहल कर सकती है, जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव। अर्थात उस कानून को बनाने की जो शुरुआत है, उसका जो मसौदा है, ड्राफ्ट है, वो जनता लेकर आएगी। और जब देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या उस प्रस्ताव को पास करके, ऑनलाइन वोटिंग करके अगर वो भेज देती है पार्लियामेंट को, तो फिर पार्लियामेंट को मजबूरन उस प्रस्ताव पर कानून बनाना ही पड़ता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो तरीके हैं, या तो वहां जनमत करवाएं, और जनमत सामान्यतः कब होगा? जब संसद कानून बनाएगी तो जनता की राय के लिए भेजेगी। और या फिर दूसरा तरीका है पहल, जिसमें कानून की शुरुआत सरकार ने न करके जनता से हुई है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमारे देश में क्या ऐसा होता है? क्या संसद या सरकार में बैठे हुए लोग कानून बनाने में हमसे पूछते हैं? जवाब है, नहीं पूछते। और हमारे जैसे देशों में क्या है? हमसे तो पूछा ही नहीं जाता, पता ही नहीं चलता कब कानून बन गया। आज भी देश की आधे ऐसी जनसंख्या होगी जिसको ये भी ना पता होगा कब कौन सा कानून बन रहा है, पार्लियामेंट के कब सब सेशन चल रहे हैं, कब कानून इकट्ठे होते हैं, कब छुट्टी होती है, किसी को कुछ नहीं पता। और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमारे यहाँ पर, चूंकि अशिक्षा जनसंख्या ज्यादा है, इस वजह से प्रावधान रखा कि ऐसे देशों में जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है तो वहां जनता स्वयं कानून न बनाकर पूरे देश को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर आता है, जो एक वयस्क मताधिकार के आधार पर वो प्रतिनिधि चुनता है, और जो चुन लिया जाता है वह कानून निर्माण में भाग लेता है। और इसलिए इसको फिर बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो विधायिका का काम विधि बनाना है, और लोकशाही में विधि बनाने का काम चूंकि जनता करती है, अल्टीमेट
चाहे प्रतिनिधि बनाए या जनता बनाए, कराएगी तो लोकशाही, क्योंकि वो जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी कहीं बाहर से नहीं आए, उनको भी जनता ने चुनकर भेजा है, और जनता ने चुनकर भेजा है तो इसका मतलब है लोकशाही है। ठीक, अब ये लोग जो कानून बना रहे हैं, होगा क्या? दो चीजें और हैं इसमें समझने की। सबसे पहला, दुनिया में आज की डेट में सामान्यतः दो प्रकार के देश हैं शासन व्यवस्था के आधार पर। या तो संघात्मक प्रकृति के देश हैं या एकात्मक देश हैं। इसको बोलते हैं यूनिटरी और इसको बोलते हैं फेडरल। अमेरिका जैसे फेडरल कंट्री कहलाती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब फेडरल हैं। ब्रिटेन यूनिटरी का एग्जाम्पल है। तो जब हमारा भी संविधान लिखा जा रहा था, अच्छा हमारी बात छोड़ो, जब फेडरल जो कंट्री है, जो संघात्मक जो देश है, संघात्मक का मतलब क्या है और एकात्मक का मतलब क्या है? तो सरल शब्दों में कहें तो संघात्मक से तात्पर्य है जहां शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। इसके बीच केंद्र और राज्य। फेडरल से तात्पर्य क्या है? फेडरल का मतलब है जहां पावर सेंट्रलाइज्ड ना हो, जहां शक्तियां किसी एक संस्था के हाथ में ना होकर हम शक्तियों का विभाजन कर देते हैं, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट, दैट इज कॉल्ड फेडरल। यूनिटरी सिंपल सा है। यूनिटरी क्या होगा? जहां शक्तियों का केंद्रीकरण हो। सेंट्रलाइजेशन हो, वो कहलाएगा एकात्मक व्यवस्था। जैसे ब्रिटेन एकात्मक का उदाहरण है और वहीं अमेरिका संघात्मक का बेस्ट एग्जांपल है। तो अब फिर समझो, विधायिका विधि बनाने वाली संस्था। अगर जहां एकात्मक शासन व्यवस्था है तो उन देशों में विधायिका भी कितनी होगी? केवल एक ही स्तर पर। क्यों? क्योंकि वहां केवल क्या है? वहां केवल केंद्र है। प्रोविंसेस जैसी, राज्य जैसी कोई इकाई है ही नहीं, तो वहां पर विधायिका भी केवल एक होगी। लेकिन जिन देशों में संघात्मक व्यवस्था है, तो संघात्मक व्यवस्था में तो हमने पावर्स को बांट दिया। और पावर्स क्या? जैसे विधि बनाने का, कानून बनाने की जो शक्ति है, अब वो शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं होगी। संघात्मक व्यवस्था में वो शक्ति दो लोगों के हाथ में होगी, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है पावर्स का। तो दो लोग कानून बनाएंगे, एक केंद्रीय स्तर पर विधायिका होगी और एक राज्य स्तर पर विधायिका होगी। और जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में केवल और केवल एक ही स्तर पर विधायिका का गठन होता है। अब बात आती है भारत। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या अपनाया? तो हमारे संविधान निर्माताओं के पास ऑप्शन था, या तो हम एकात्मक बने या संघात्मक बने। पर चूंकि देश बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो एकात्मक का जो प्रावधान है वो भारत जैसे बड़े देशों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन होने से हम पूरे देश के आखिरी छोर तक प्रशासन को बेहतर तरीके से कर पाए, ये संभव नहीं है। और इसके लिए जरूरी है कि हमें उस देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में शक्तियों को बांटना पड़ेगा। और इसलिए हमारे देश में भी हमने तरीका अपनाया है, कौन सा? संघात्मक। और हम भी क्या बने? संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश। और जब भारत भी संघात्मक शासन प्रणाली में कन्वर्ट हुआ, तो सीधी सी बात थी कि हमारे यहां भी जो कानून है उसको बनाने वाले दो संस्थाएं हैं, केंद्रीय स्तर पर विधायिका
और राज्य स्तर पर विधायिका। जो केंद्रीय स्तर पर जो भारत में विधायिका है उसका नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं संसद। और राज्य स्तर पर जो विधायिका है उसको नाम दिया जाता है राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। और संसद अर्थात पार्लियामेंट। तो एक क्वेश्चन फिर यहां पूछ लेते हैं, हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे, अभी जान लो पार्लियामेंट कितने लोगों से मिलकर बनती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें आज भी ना पता होगा पार्लियामेंट का गठन कितने लोगों से होता है। आर्टिकल 79 के अनुसार भारत में जो पार्लियामेंट है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। बाइकैमरल सिस्टम है, तो एक सदन जिसे बोलते हैं राज्यसभा और दूसरा सदन जिसे बोला जाता है लोकसभा। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दैट इज प्रेसिडेंट। हमारे देश में जो संसद का गठन है वो 3 लोगों से मिलकर होता है। 2 सदन हैं, 2 सदन में एक राज्यसभा सदन है और दूसरा लोकसभा सदन है। और तीसरा जो हिस्सा है वो है राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता, पर पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कारण क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता, तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक उस पर अंतिम रूप से सिग्नेचर राष्ट्रपति के ना हो जाए। और इसलिए भारत में संसद में राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा कहलाता है। जब भी संसद शब्द इस्तेमाल हो तो दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखना कि संसद से तात्पर्य जिसमें लोकसभा राज्यसभा से प्रस्ताव पास हुआ है और राष्ट्रपति ने उस पर सहमति दी है। तो इसका मतलब है संसद से पास होने का तात्पर्य है जिसमें तीनों लोग सहमत हुए हैं। जैसा राज्य केंद्र में है वैसी राज्य में है। राज्य विधानमंडल कितने लोगों से मिलकर बनती है? तो वहां राष्ट्रपति था, तो यहां कौन हो जाएगा? राज्यपाल अर्थात गवर्नर। वहां एक सदन है लोकसभा, तो यहां वो सदन क्या कहलाएगा? विधान सभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा यहां दूसरा सदन है जिसका नाम है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 3 लोग किसका हिस्सा है? राज्य विधान मंडल का। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां बाइकैमरल सिस्टम नहीं है। ये राज्य की चॉइस है कि वो अपने यहां पर द्विसदनीय व्यवस्था करना चाहता है कि एक सदनीय व्यवस्था करना चाहता है। जिस राज्य में 2 सदनीय व्यवस्था होगी तो वहां पर जो विधानमंडल होगा वहां पर विधानसभा विधान परिषद के साथ राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है। लेकिन जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है, सिंगल हाउस सिस्टम है, वहां पर केवल विधानसभा और राज्यपाल ये 2 मिलकर कहलाएंगे राज्य विधानमंडल। अर्थात वहां विधानसभा विधानमंडल वहां विधान परिषद विधानमंडल का हिस्सा नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में सिंगल हाउस सिस्टम है, तो वहां विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। और जब विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है तो केवल राज्यपाल और विधानसभा ही मिलकर क्या कहलाएंगे? विधानमंडल कहलाएंगे। और वहीं जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो वहां विधान परिषद भी अस्तित्व में है, तो विधानसभा और विधान परिषद प्लस राज्यपाल मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन करते हैं। चाहे बात किसी भी स्टेट की हो, अगर मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश विधानमंडल, बिहार की बात है तो बिहार विधानमंडल, राजस्थान विधानमंडल, है ना। तो ये विधायिका जिन देशों में संघात्मक है वहां 2 स्तरों पर विधायिका है, और जहां एकात्मक शासन प्रणाली है वहां एक स्तर पर विधायिका है। भारत में चूंकि संघात्मक है इसलिए विधायिका का काम 2 स्तरों पर किया गया है, एक केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर मानी जाने वाली जो विधायिका है उसका नाम संसद है, और राज्य स्तर पर होने वाली विधायिका का नाम राज्य विधानमंडल है।
आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलिए, तो अभी हमने क्या समझा, शासन के अंग में हम लोगों ने एक हिस्सा पढ़ा विधायिका, दूसरा शासन का महत्वपूर्ण अंग जिसका नाम है कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है विधायिका द्वारा बनाई गई विधि का क्रियान्वयन करना, कार्यपालिका कहलाती है। अब कार्यपालिका जनरली जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पॉलिटिकल सिस्टम में कार्यपालिका के दो रूप, एक स्थायी कार्यपालिका और दूसरा राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जिसको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या होती है स्थायी और राजनीतिक? राजनीतिक कार्यपालिका जो है, इसके जो लोग हैं, राजनीतिक कार्यपालिका के चयन का जो आधार है वो है चुनाव, वो है इलेक्शन, निर्वाचन। अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका में जो लोग आते हैं वो चुनाव के आधार पर चुने जाते हैं, और जबकि स्थायी कार्यपालिका के लोगों का जो चयन है वो चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव के अलावा चाहे कुछ भी हो, बस चुनाव नहीं होना चाहिए, वो कहलाती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जो लोग चुनकर आते हैं उनके चयन का आधार निर्वाचन ना होकर वो पेपर के आधार पर चुने जा सकते हैं, मेरिट के आधार पर चुने जा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के आधार पर चुने जा सकते हैं, कोई भी आधार हो सकता है। पर ऐसा नहीं होगा कि उन लोगों को चयनित करने का आधार जनता हो, ये नहीं होगा, वो कहलाती है स्थायी कार्यपालिका। जनरली स्थायी कार्यपालिका को हम लोग नौकरशाही के नाम से जानते हैं। नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी। अब ये क्या है? तो ब्यूरोक्रेसी होती है एक विभाग में टॉप लेवल से लेकर निचले स्तर तक के जितने भी अधिकारी हैं वो सारे के सारे नौकरशाही कहलाते हैं। हर एक विभाग में है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन में टॉप लेवल पर सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी है एक राज्य में, और फिर डीजीपी के नीचे हिरार्की लेवल पर कई सारे अधिकारियों का गठन किया गया है। पर ऐसा नहीं होगा कि सबसे बड़े अधिकारी 10-20 हों, डीजीपी केवल एक होगा। तो टॉप लेवल पर हमेशा एक अधिकारी होगा, और फिर उसके नीचे जो हिरार्की लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी तंत्र हैं, वो चयनित होते हैं। कहां से आइए? इनके चयन का आधार आज की डेट में पेपर है, एग्जाम है, एग्जाम देना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, देन उसके बाद चुने जाते हैं। और जबकि राजनीतिक कार्यपालिका में जो लोग आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं? ये चुनकर आ रहे हैं, ये निर्वाचन के आधार पर आ रहे हैं। और जब ये निर्वाचन के आधार पर चुनकर आते हैं तो एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था है। हमारे देश में सामान्यतः 5 साल का टेन्योर है। अमेरिका जैसे देशों में प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 4 साल का है, कहीं कहीं 6-6 साल का भी टेन्योर है, 7-7 साल का भी, अलग अलग देशों में अलग अलग। तो समझ आया कार्यपालिका के दो रूप, एक स्थायी कार्यपालिका, एक राजनीतिक कार्यपालिका। हकीकत में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो ये है, पर ये बैकवर्ड है, ये बैक में काम करती है, ये फ्रंट में नहीं आती। फ्रंट में जो हमेशा रहते हैं वो ये रहते हैं मंत्री, सरकार, निर्णय इनके होंगे, काम करने का काम इनका है, काम यही करेंगे, पर डिसीजन मेकिंग पावर वो इनकी होती है। ये
फिक्स टेन्योर के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद अगर दोबारा आना है तो आधार वही निर्वाचन है, दोबारा जीतो फिर आ जाओ, जितनी बार जीतो उतनी बार आ जाओ। और यहां पर आप एक बार इंटर हुए तो एक फिक्स टाइम लिमिट तक आप यहां पर जॉब करेंगे, एक निश्चित एज तक। वो ब्यूरोक्रेसी या स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है? अब जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें भी अलग अलग इसके प्रकार हैं। जैसे एक राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है जिसको बोलते हैं अध्यक्षीय या प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। दूसरी जिसे बोला जाता है संसदीय कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तीसरी है दोहरी कार्यपालिका, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। और चौथा बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। ये 4 प्रकार की कार्यपालिका होती है। आज की डेट में विश्व में ज्यादातर ये 2 प्रकार हैं जहां पर ये चलती है। दुनिया में अधिकतर या तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है या फिर संसदीय कार्यपालिका के रूप होते हैं। फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका है और स्विट्जरलैंड एक आध दो इसमें बहुल कार्यपालिका काम करती है। पर अधिकतर या तो ये सिस्टम होगा या ये होगा। और ऑब्जेक्टिव में ढेरों क्वेश्चन बनते हैं और व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज होता है कि आखिर अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है। और आप कभी उठा के देखना, कभी अपने मित्र यारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हों, और कभी उनसे पूछना संसदीय शासन प्रणाली आखिर है क्या, तो एक जवाब निकलता है जहां संसद है वो संसदीय प्रणाली है। अरे भाई, संसद आज की डेट में दुनिया में हर जगह है, पर संसद के नाम अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका में उसका नाम कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है। जैसे अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका नाम कांग्रेस कहलाता है। हमारे यहाँ संसद को संसद ही कहते हैं। जापान में उसको डाइट कहते हैं। पाकिस्तान में संसद का नाम नेशनल असेंबली है। तो संसद के नाम अलग अलग है, पर संसद है तो दुनिया में हर जगह, लेकिन संसदीय व्यवस्था अलग है। तो क्वेश्चन संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षीय कार्यपालिका के अंदर से पूछे जाते हैं। कैसे आए, कब कब आए हैं, अभी मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे हम लोग तब उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी दिमाग में कोशिश करना ये बैठे अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है समझना। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो होती है या अध्यक्षीय प्रणाली जिन देशों में कार्य करती है, तो वहां पर जो देश का जो प्रमुख है, जो हेड है, वो जनरली राष्ट्रपति है। और उसका जो चयन होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जनता द्वारा उसे चुना जाता है। और जिसके अंतर्गत कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, वो सारी की सारी शक्तियां इसी प्रमुख के अंडर में निहित होती है। और वही व्यक्ति अपने हिसाब से इन शक्तियों का संचालन करता है। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर भी उसी का है, जिसको जनरली हम लोग उस हेड को प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। फिर से मैं रिपीट करूं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका प्रमुख है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके आधार पर उसे चुना जाता है। और जब वो चुन लिया जाता है तो वो सारी की सारी देश की कार्यपालिका शक्तियों का संचालन अपने हिसाब से संचालित करता है। एक महत्वपूर्ण चीज इसकी ये है दिमाग में बिठाने का कि वो ये कि इस देश में पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ही कठोरता से लागू होता है। पृथक्करण का सिद्धांत अर्थात पावर ऑफ सेपरेशन। किसके बीच में सेपरेशन? तो सेपरेशन एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका।
शासन के ये जो तीनों अंग हैं, इन तीनों अंगों के बीच पृथक्करण का सिद्धांत लागू करवाया जाता है। अर्थात कार्यपालिका क्या काम कर रही है इसकी चर्चा कहीं नहीं होगी, क्योंकि उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं होता यहां। विधायिका का काम जो है वो विधायिका स्वयं करे, कोई लेना देना नहीं, ना उसकी चर्चा कार्यपालिका में होगा ना कहीं होगा। हाँ, गलत बनेगा कानून तो न्यायपालिका का काम है उस कानून की जांच कर देना, समीक्षा कर देना, रिव्यू कर देना, दैट्स इट। इंटरफेयर नहीं होगा। कार्यपालिका का जो मेंबर होगा वो विधायिका का नहीं हो सकता, और जो विधायिका का मेंबर होगा वो कार्यपालिका का नहीं हो सकता। सेपरेशन है। कार्यपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करे। इसीलिए राष्ट्रपति को कैसे अपनी कार्यपालिका शक्तियों को चलाना है ये राष्ट्रपति स्वयं तय करता है। अपने अधीनस्थों में उसे किसे नियुक्त करना है ये उसका पावर है। वो अपनी घरवाली को सारे पावर दे सकता है, ये उसका डिसीजन है, क्योंकि जनता ने उसको चुन दिया। अब सारा दामोदार उस व्यक्ति का। जबकि संसदीय शासन प्रणाली जो होती है, इस संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका जो बनाई जाती है वो कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि विधायिका में से चुनी जाती है। कार्यपालिका का गठन विधायिका से होगा। किसे बनाया जाएगा? तो विधायिका में जिस दल के पास बहुमत होता है उस बहुमत दल के कुछ लोगों को कार्यपालिका की शक्तियां दी जाती हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं या मंत्री परिषद कहते हैं। और मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद में वही लोग आते हैं जिसके पास विधायिका में बहुमत होता है। कार्यपालिका क्या बाहर से आई? नहीं आई। कार्यपालिका के जो लोग हैं वो कहीं बाहर से नहीं, विधायिका से चुनकर आ रहे हैं। विधायिका में जिसको मेजॉरिटी होगी वो कार्यपालिका का हिस्सा होगा। तो इससे फायदा क्या? फायदा क्या है समझना। फायदा ये है कि हमारे पास कार्यपालिका की सारी शक्तियां हैं। सोचो, अगर आपको ढेरों शक्तियां मिल जाएं, आपके घर वालों ने आपको 10,000 रुपए दिए हों और पावर दिया हो कि जाओ बेटा कुछ भी खाओ पियो मस्त रहो, आप उन 10,000 रुपए का कहीं भी मिसयूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर वाले आपके घूमने के आने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाँ बेटा बताओ हिसाब, कहाँ कहाँ वो 10,000 खर्च किए, तो फिर आप उन पैसों को उसी जगह खर्च करोगे जहां पर सही उसका इस्तेमाल हो, जहां पर आप अपने घर वालों से नजर मिलाकर ये कह सको कि मैंने ये 10,000 रुपए में कुछ पैसे यहां खर्च किए। हाँ, झूठ बोल जाओ अलग बात है, पर सत्य तो यही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर वालों के प्रति। आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे समस्या क्रिएट हो, क्योंकि जवाबदेही है आपकी घर वालों के प्रति। आपने जो कुछ किया घर वालों को बताना पड़ेगा। समझ रहे हो? वैसे ही काम यहां है। कार्यपालिका को शक्तियां तो दी, पर कार्यपालिका जो भी करेगी उसे जवाब देना पड़ेगा विधायिका के प्रति। काहे? क्योंकि विधायिका में से ही कार्यपालिका चुनी जा रही है। तो यह संसदीय प्रणाली की एक खूबी है कि कार्यपालिका के पास खूब शक्तियां हैं, पर आप उन शक्तियों का संचालन, उन शक्तियों का प्रयोग किसी भी ऐसे तरीके से नहीं कर सकते जो आपको तानाशाही बनाए। और जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, और इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति है तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और जो प्रेसिडेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही देश के अंदर नहीं है। और जब अपने ही देश के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो दुनिया में काहे को रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। और जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को खूब शक्तियां हैं, पर वो जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर के प्रति, क्योंकि वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद बने ही विधायिका से है। क्योंकि लोकसभा में बहुमत मिला, और जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वहां से उनका गठन होगा। जवाब देना पड़ेगा लोकसभा में। आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो कार्य किया है, आपको उसको बताना पड़ेगा संसद में खड़े होकर कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यह है संसदीय प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका विधायिका पृथक्करण तो है हमारे देश में, पर अल्टीमेट कार्यपालिका का गठन विधायिका ही से होना है। हमारे देश में नहीं, जहां जहां संसदीय होगी वहां सब ऐसे ही होगा।
और जहां जहां प्रेसिडेंशियल होगा वहां ऐसा होगा, जहां कार्यपालिका अलग काम करेगी विधायिका अलग काम करेगी। समझ गए? उम्मीद है समझ आई होगी, और अगर कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज छोड़ना। जो भी समस्या हो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको समस्या का समाधान करूं। तीसरा, दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या है? यहां पर कार्यपालिका शक्ति दो लोगों के हाथ में होती है, और दो लोग कौन है? एक होता है प्रेसिडेंट और दूसरा होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिकी प्रणाली की तरह एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चयनित होता है, और प्रधानमंत्री ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत उसका चयन होता है। और संविधान उन दोनों लोगों को अलग अलग शक्तियां देता है, राष्ट्रपति अपना काम करे और प्रधानमंत्री अपना काम करे। और इसमें समस्या तब बन जाती है जब प्रेसिडेंट चुनकर आ जाए। मान लो भारत में अगर ये हो तो मालूम चला प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया कांग्रेस से और प्रधानमंत्री चुन गया बीजेपी से, सुरायता फैल गया। मालूम चला फिर 5 साल गुजरना बड़ा कष्टदायक हो गया। दोहरी कार्यपालिका में सामान्यतः ये कुछ ही देशों में सक्सेस है, जैसे फ्रांस इसका जीता जागता बढ़िया सा उदाहरण है, जहां पर दोहरी कार्यपालिका चलती है। क्योंकि सभ्य लोग हैं, समझदार हैं, तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। पर उस देश में भी समस्या तब खड़ी होती है जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों अलग अलग राजनीतिक दल से चुने जाएं। अगर एक दल से चुन लिए गए तो कोई दिक्कत नहीं, धूमधाम से समय गुजरेगा, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के चट्टे बट्टे हैं, है ना? तो दोहरी कार्यपालिका का मतलब जहां पर कार्यपालिका शक्ति दो लोगों के हाथ में बराबर बराबर। और बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य है जहां पर कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर बहुत सारे लोगों के हाथ में हो। जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में टोटल 7 लोग होते हैं, और सातों के सातों लोगों को बराबर बराबर शक्तियां होती है। वहां का जो हेड होता है वो केवल औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। तो ऐसे देश को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। सामान्यतः इसके उदाहरण देखने को कम मिलते हैं, अधिकतर अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली के उदाहरण मिलते हैं। तो शासन के अंग में हमने 2 अंगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, एक विधायिका और दूसरा कार्यपालिका। आप इन दोनों अंगों को पहले एक बार वीडियो को देखें, व्यवस्थित देखें। समझ में ना आए तो मेरी एक सलाह है कि एक बार और आप दोबारा से रिप्ले करें और पुनः देखें। गारंटी है आपको समझ में आएगा। और अगर एक बार आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई तो आपका जो पॉलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो व्यवस्थित रूप से डेवलप होंगे। कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये गारंटी है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ें और वीडियो को व्यवस्थित देखें। थैंक यू। न्यायपालिका का जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।